जी। ये बात आपने सही कही। पहले अनिल सिन्हा जी के पास ही आ जाता हूँ, फिर मैं तमकीन साहब आपके पास आता हूँ। ये बात इन्होंने सही कही है। कभी-कभी सोचता हूँ, हमें एक पाठ पढ़ाया गया पिछले कुछ सालों में कि औरंगज़ेब के टाइम में हिंदुओं के बहुत मंदिर तोड़े गए, जलाए गए, बहुत बर्बादी हुई। और ये कहा जाता है औरंगज़ेब ने किए। अब औरंगज़ेब खुद थोड़ी मंदिर जला रहा होगा, वो तो राजा था ना, उसके बंदे कर रहे होंगे, मंदिर जलाए गए, तोड़े गए। फिर मैंने हिस्ट्री खंगालनी शुरू की अनिल सिन्हा जी, और मैंने सोचा जरा इतिहास के पेजों में देखूं कि औरंगजेब के जाने के बाद कौन सा ऐसा राजा था जिसके राज में मैक्सिमम धार्मिक स्थलों को जलाया गया, तोड़ा गया। तो मेरे सामने एक ही नाम आया उसके बाद, वो नाम था नरेंद्र मोदी। 254 चर्च जलाकर राख कर दिए गए और तोड़ दिए गए। मैंने कहा ये तो नया इतिहास बना दिया उन्होंने। मंदिर भी जलाए गए, मैं आपको बताऊं, वहां पर ऐसा नहीं कि वो नहीं जलाए गए। तो मैंने कहा फिर इसका मतलब वहां भी औरंगजेब ने थोड़ी जलाया होगा, यहां भी नरेंद्र मोदी थोड़ी जलाया, ये उनके कुछ फॉलोअर्स हैं, संघ वगैरह के कुछ जो उनके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं दक्षिणपंथी, जो उन्होंने किया होगा। लेकिन ये इस राज में हुआ, ये इतिहास में अंकित तो हो गया, इतिहास में शब्द तो आ गए हैं। और सिखों को किसान आंदोलन में बदनाम किया गया, इन चर्च को जला के क्रिश्चियंस को एक लेसन दे दिया गया कि तुम इस घर में हिंदुस्तान के अंदर सीक्रेट नागरिक हो। और मुस्लिम्स को तो वैसे ही ये क्या समझ रहे हैं आपको पता है, वो भी छीन लिया गया था। हालांकि वो बाद में डिडवाना से क्या कहते हैं कि इंडिपेंडेंट चुनकर आ गए। और अब 22 जनवरी आएगा, अगर डेट सही है, मैं गलत नहीं हूं तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। और मैं परसों से कह रहा हूं कि ये दिन छुट्टी का घोषित किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया जा सकता है। ये छुट्टी उन छुट्टियों के समकक्ष रहेगी जिसको 15 अगस्त और 26 जनवरी कहते हैं। यहां पे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में भगवान राम का फोटो है, तो ये भगवान राम का वापिस आना भारत के लिए सम्मान और क्या कहते हैं आस्था की बात है। तो ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में आज से भारत में मनाया जाएगा कि राम राज्य की पुनर्स्थापना हो रही है। लेकिन गांधी कहां है यहां पर? गांधी कहीं नहीं है। मैं जिस भी यंगस्टर से बात करता हूं, वो गोडसे की बात करता है। इतना जहर भरा हुआ है उनके अंदर। ये जहर पिछले कई दशकों में नहीं, शायद 100 सालों में भरा गया है। अब उसकी पराकाष्ठा है। ये जहर कब निकलेगा, कितने प्रयास करने होंगे, मेरे जीवन काल में तो नहीं निकलेगा ये। अनिल सिन्हा जी। नहीं नहीं, मैं आपकी तरह निराश होने वाला नहीं हूँ। मैं ये निराश जहर, नहीं, मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं कि हमारा एनिमल जो है ना, अंदर से जो जानवर है, वो इस तरह सर चढ़कर बोल रहा है। बस यही कह रहा हूं सब। मैं निराश नहीं हूं सर। नहीं, इसमें ये असहमति मेरी इतनी ही है कि ये जो नफरत और हिंसा की मियाद जो है बहुत कम होती है। और अगर आप देखेंगे तो ये इतिहास इसका गवाह है। मुश्किल से 10 साल, मतलब 10 से 12, 10 साल ही चला पाया हिटलर जो है। हिटलर की व्यवस्था अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी क्रूर व्यवस्था थी, कितना मजबूत कितनी व्यवस्था थी, कोई बोल नहीं सकता था। घर में भी अगर आप कोई बातचीत करते हैं तो हो सकता है कि आपको पुलिस पकड़ ले। इसका स्पाइंग का इतना नेटवर्क था। और पूरा जर्मन समाज को पॉल्यूट करके रख दिया था। एंटी ज्यूज, एक फॉल्स प्राइड जर्मन रेस की, ये सबसे भर कर रख दिया था। लेकिन वो 10 साल चला। और जब वो वापस आया तो लोग हिटलर, मतलब वहीं के लोगों ने, अब बहुत कोशिश चल रही है हिटलर को रिवाइव करने की, लेकिन 5% भी आदमी मानने के लिए तैयार नहीं है जर्मनी का कि हिटलर हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है। तो ये है स्थिति। ऐसे भी आप देखेंगे कि अगर आप मुगलों का ही इतिहास देखेंगे तो मुगलों के जो कितना, मतलब मुगल जो है वो मंगोल, मतलब चंगेज खां और तैमूरलन के वारिस थे। 3-4 जनरेशन आते आते वहां अकबर पैदा ले लेता है, हुमायूं है। और यह औरंगजेब के बारे में तो जो अलग से कभी रखिएगा तो बताऊंगा। मैंने उस पर काफी पढ़ाई की है। वो सब झूठ उसके बारे में कहते हैं। जितने उसने दान दिए मंदिरों को, उतने दान किसी राजा ने अकेले नहीं दिया है। वो जो उनके डोनेशंस है, मतलब फरमान उनको जमींदारी दे करके उनका मंदिर चलाने का। एक मंदिर उसने महाराष्ट्र के किसी गांव में जमींदोज किया, इसके अलावा कोई इतिहास नहीं मिलता।
वो भी वहाँ के लोगों ने वहाँ पर इस तरह की ये आई थी, शिकायत आई थी कि जिसमें कि उसको लगा कि हाँ इसको उसको एक मंदिर को उसने बुलडोज कर दिया था, वहीं के लोगों के की सिफारिश या उनकी याचना। तो और सबसे एबल एडमिनिस्ट्रेटर था। खुलताबाद कोई भी जाकर मैं कई बार गया हूँ, जाकर औरंगाबाद में देख सकता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मतलब मुगलों में सबसे ज्यादा बड़ा बादशाह था, मतलब जो दक्कन तक चला गया था, सबसे ज्यादा भूभाग पर अशोक के बाद वही औरंगजेब के चौहद्दी बहुत ज्यादा थी। वो शख्स जो है इसका खजाने का पैसा इस्तेमाल नहीं करता था और कुरान लिख करके अपना खर्च चलाता था, और मरा तो उसने कहा कि मेरे ये पे कोई बड़ा महल बड़ा ये नहीं बनाना है, वो खुली हुई कब्र है उसकी। तो वो तो औरंगजेब के बारे में है, लोग सुनना नहीं चाहते तथ्य, लेकिन इससे घबराना नहीं चाहिए, उनको सच बताइए। गांधी जी का भी सच बताना चाहिए, गोडसे का भी सच बताना चाहिए कि जब वो फांसी जो उसके बारे में बहादुरी के की बातें की जाती है, जब वो जा रहा था तो उसके पैर लड़खड़ा रहे थे फांसी के तख्ते पर जाते वक्त। तो ये लोगों को बताना चाहिए। और वो जो मतलब बाकी जो है उसने गांधी जी को मारने के पहले जो रातें कहाँ गुजारी थी इन लोगों ने, किस तरह से, वो पूरा इतिहास जानना चाहिए। हमको लग रहा है खोल के उनको सच अगर आप बताएंगे तो नहीं है। हुआ ये है कि हम लोगों ने भी एक पर्दा डालने का काम किया है, सेकुलर लोगों ने सच के बारे में बात नहीं करता और उसको दिखाते बताते नहीं। गोडसे पर क्यों नहीं चर्चा पहले होनी चाहिए थी? अब वो गोडसे की चर्चा करने के बदले गांधी पर चर्चा कर रहे हैं। अभी भी गोडसे पर खूब चर्चा होनी चाहिए, मैं तो इसके पक्ष में हूँ कि गोडसे पर खूब चर्चा होनी चाहिए, सावरकर के बारे में पूरी चर्चा होनी चाहिए। लोगों को ये बताना चाहिए कि लोगों को पता नहीं था, उसने जिंदगी में अपनी जिंदगी में ये छिपाए रखा कि 6 माफीनामे उन्होंने लिखे थे, और उन्होंने पहला बहादुर आदमी था पूरे वर्ल्ड का जिसने कि अपनी बहादुरी के किस्से के लिए खुद ही फर्जी नाम से, चित्रगुप्त के नाम से आत्मकथा लिखी, मतलब कथा लिखी, और उस कथा को में ही अपने को वीर बताया। कोई दूसरा आदमी वीर की उपाधि नहीं दिया। ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा गांधी के जैसे की तरह दूसरे लोगों ने उसको राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी कहा हो, खुद ने वो वीर की उपाधि ले ली थी। तो ये सारे किस्से बताने चाहिए सावरकर के बारे में, गोडसे के बारे में भी बताना चाहिए कि वो कौन थे, किनसे संबंध था। आरएसएस ने उसको छिपा लिया आसानी से, उनका वो सदस्य था, वहां कोई डायरी, वहां पर कोई रजिस्टर नहीं होता है आरएसएस में। वो कब निकला और कब गया ये उनका कहा हुआ है कि चला गया था, कब गया कुछ नहीं है। उनका जो अग्रणी पत्रिका मासिक मतलब उनका जो डेली अखबार था वो आप पढ़ेंगे, उसमें कार्टून है, उसमें मौलाना आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस सबको उनका रावण का सिर बताया गया है, गांधी जी के 10 कंधर को बताया गया है, रावण बताया गया है। तो ये सारी चीजें लोगों को रखनी चाहिए। ट्रूथ जो है वो कहता है सत्यमेव जयते, जो कहते हैं सत्य अगर सामने रखेंगे तो वो उसी की जीत होगी, ये इसमें मेरा पूरा विश्वास है। सवाल ये है कि आज जो चल रहा है उसको एक्सपोज करने की जरूरत है। ऐसा क्यों है कि महुआ मोइत्रा पर तो फट से कार्रवाई हो जाती है, लेकिन अडानी पर इतने बड़े बड़े आरोप हैं, उसको कभी कोई एजेंसी उसके घर नहीं जाती, उसको कोई नहीं बुलाता। ये सवाल लोगों को तो पूछना चाहिए। महुआ मोइत्रा ने हो सकता है गलती की हो, अगर है भी, गलती की नहीं है लेकिन अगर हो भी तो करे करे, लेकिन उसको उस पर तो आप बड़ी जल्दी कार्रवाई कर लेते हो, लेकिन इन पर क्यों नहीं कार्रवाई करते? इसके सांसद जो हैं बीजेपी के सांसद और विधुड़ी विधुड़ी विधुरी, उसके वो गाली गलौज साफ रिकॉर्ड में करके जाता है, उसका उसमें कमेटी बैठती नहीं है। महुआ मोइत्रा पर कमेटी बैठ जाती है और निकाल भी देता है प्रस्ताव रख करके। लेकिन आज मैं एक बात कहूंगा कि सत्य की कितनी ताकत होती है। आज संसद की कार्यवाही पे अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के सांसद जब उसका प्रस्ताव आ रहा था तो निशिकांत दुबे को छोड़कर कोई मुस्कुरा नहीं रहा था, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई मंत्री और कोई ये मतलब किसी को मैंने मुस्कुरा, जो मैंने विजुअल जहां तक देखने की कोशिश की उसमें कहीं पर वो मुस्कुरा नहीं रहे। निशिकांत दुबे
जो है ऐंठ कर बैठा हुआ है संसद में, बस उसके अलावा कोई नहीं। तो ये फ़र्क है, वो पता चल जाता है कि आप इतिहास के साथ क्या कर रहे हैं। ये देर सवेर बीजेपी वालों को भी अंदाज़ा हो जाएगा, इसकी चिंता एकदम नहीं करनी चाहिए। और दूसरा है कि गांधी जी के बारे में अब आप कहता है कि सोना जितना आग में तपाया जाएगा, उतना ही खरा होगा, उतरेगा। तो ऐसा ही उसका हो रहा है। गांधी जी को स्क्रूटनी, गांधी जी और नेहरू जी जितनी स्क्रूटनी इनको करवानी थी कर रहे हैं, लेकिन गांधी जी, कहीं आपको लग रहा है क्या कि वो कोई पराजित होते हुए दिख रहे हैं? ये जो हिंसा का मामला है, ये गुथा हुआ जटिल प्रश्न है, इसको दोनों को जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये गांधी जी का पराजय नहीं है, ये लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी ने 90 के बाद से जिस तरह का मीडिया बनाया है, जिस तरह का कंज्यूमरिस्ट समाज बनाया है, जो जिस तरह का कि मतलब इकोनॉमी खड़ी की है, ये सब जो है आपको एक हिंसक समाज की ओर ही ले जाता है। और ये हिंसा जो इंडस्ट्रियल मतलब आपको फैलता हुआ दिखेगा। इसके इसका जवाब जो हिंसा से देना चाहते हैं, वो भी एक बड़ी बीमारी है। जैसे कि मान लिया गल्फ में इराक पर हमला हुआ तो ये क्या कहते हैं, तो आतंकवाद पैदा हो गया। अब अफगानिस्तान और बाकी उदाहरण जो गल्फ के हैं, उससे पता चलता है कि वो हिंसा का रास्ते से कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। यही हाल कम्युनिस्टों का है, जो कम्युनिस्ट पार्टी कम से कम सर्वाइव कर रही है संसदीय मार्ग से जो आई है। माओवाद देखिए किस तरह सिकुड़ रहा है। तो हिंसा की मियाद ज्यादा चलती नहीं है, पूरे वर्ल्ड का यही इतिहास है। चूंकि हम हिंसा को याद रखते हैं, इसीलिए आपको लगता है कि हिंसा से भरा हुआ समाज है। अभी भी 90% हिंदुस्तान या पूरे वर्ल्ड, इवन पाकिस्तान, जहां पर कि इतना भरा जाता है भारत के विरोध में, और कई कठमुल्लावादी सब भी सक्रिय हैं, वहां का भी 90% आदमी हिंसा में शामिल नहीं है और अमन चैन के पक्ष में है। तो ये या हिंदुस्तान में तो वैसी स्थिति अभी लाने की कोशिश हो रही है, लेकिन हाँ, स्थिति गंभीर जरूर है। मॉब लिंचिंग से लेकर के जिस तरह से मार्जिनलाइजेशन आप एक सबसे बड़े अल्पसंख्यक वर्ग का देखते हैं, और जो स्थितियां हैं, वो निश्चित तौर पर ये है कि हम लोग जहाँ थे वहां से बहुत नीचे आ गए हैं, लेकिन अभी भी संभावनाएं खत्म नहीं हुई हैं और इसको ये खत्म नहीं कर सकते। तमकीन साहब।